गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 16 का भाग 6 का अध्ययन करेंगे। भाग 5 में हम लोगों ने पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में अध्ययन कर लिया है और आज हम लोग पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले हम लोग देख लेते हैं कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है क्या। बच्चों, निवेशी प्रत्यावर्तीय वोल्टेज के दोनों आधे चक्र में निर्गत वोल्टेज जो प्राप्त होता है उसमें जो धारा का प्रवाह होता है वह दोनों आधे चक्र में होता है और यह एक दिवसीय होता है, अर्थात एक दिशा में होता है। इसे ही पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यह आपका दिया हुआ है, ये देखिए यह निर्गत वोल्टेज प्राप्त हुआ है और निर्गत वोल्टेज के दोनों आधे चक्र हैं। एक आधा चक्र ये है, दूसरा आधा चक्र ये है। यहाँ से यहाँ तक यह एक चक्र है। तो देखिए दोनों आधे चक्र में, इस चक्र में भी धारा का प्रवाह हो रहा है और दूसरे आधे चक्र में भी धारा का प्रवाह हो रहा है और एक ही दिशा में हो रहा है, एक दिवसीय हो रहा है। इसे ही पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। और जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, उसमें क्या था कि उसमें निवेशी प्रत्यावर्तीय वोल्टेज के आधे चक्र में धारा का तो प्रवाह होता है लेकिन आधे चक्र में धारा का प्रवाह नहीं होता है। उसे पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, जब दोनों आधे चक्र में धारा प्रवाहित हो इसके लिए हमें दो डायोड लेना पड़ेगा, दो संधि डायोड लेना पड़ेगा और इन दोनों संधि डायोड को इस तरह प्रयोग करना पड़ेगा कि पहले आधे चक्र में एक संधि डायोड तथा दूसरे आधे चक्र में दूसरे संधि डायोड दृष्टिकारी हो, तब जो निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा उसके दोनों आधे चक्र में धारा का प्रवाह हो। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की संरचना, किस तरह से जो है हम इसकी संरचना करेंगे। तो बच्चों पता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं, ठीक है, और अपचाई ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। यह आपका प्राथमिक कुंडली P है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरों के बीच निवेशी प्रत्यावर्तीय वोल्टेज लगा देते हैं तथा द्वितीयक कुंडली के दोनों सिरों A और B से दोनों डायोड के P क्षेत्र को जोड़ देते हैं तथा दोनों डायोड के N क्षेत्र को आपस में जोड़कर उभयनिष्ठ बिंदु M तथा कुंडली S1 S2 के केंद्र बिंदु T के बीच लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं। इसी लोड प्रतिरोध RL पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। यह है बच्चों इनकी संरचना। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख ले इसकी संरचना, हमने किस तरह से इसकी संरचना की। यह संरचना तो आसान है क्योंकि प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देते हैं और यहाँ जो द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों A और B, दोनों सिरों को, ठीक है, यह आपका एक संधि डायोड है, यह दूसरा संधि डायोड है। पहला संधि डायोड यह D1 लिया है, दूसरा हमने D2 लिया है। यह इसका P क्षेत्र है और यह इन दोनों का N क्षेत्र है। तो यह दोनों का जो P क्षेत्र है, इन दोनों के P क्षेत्र को यह जो द्वितीय का कुंडली है इनके सिरों को जोड़ देते हैं, अर्थात इसका जो P क्षेत्र है इस A से और इसका जो P क्षेत्र है इस B से जोड़ देते हैं।
और जो यह दोनों का यन है, इन दोनों यन को आपस में जोड़ देते हैं। इनका यन, D1 डायोड का यन और D2 डायोड का यन, दोनों डायोड को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर दोनों जुड़ा हुआ है और दोनों को जोड़कर जो इनका उभयनिष्ठ बिंदु यम है, उभयनिष्ठ बिंदु यम तथा कुंडली, यह कुंडली है बच्चों S1 और S2, इन दोनों कुंडली के केंद्र बिंदु T के बीच, अर्थात यह इन दोनों जो कुंडली है इनका जो केंद्र बिंदु T है और यह जो यम प्राप्त हुआ, इन दोनों के बीच एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ देते हैं और यहीं पर हमें आउट वोल्टेज प्राप्त होता है, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। यही इसकी संरचना है। अब हम देखेंगे इसकी कार्य विधि, किस तरह से यह कार्य करता है। तो बच्चों, निवेशी प्रत्यावर्तीय वोल्टेज के आधे चक्र में क्या होता है? आधे चक्र में यह जो आपका कुंडली का केंद्र बिंदु T है, T के सापेक्ष A को धनात्मक तथा T के सापेक्ष B को ऋणात्मक रखते हैं, जिससे यह वाला सर्किट अग्र अभिनत हो जाता है और यह वाला उत्क्रम अभिनत हो जाता है। अर्थात ये ध्यान रखिए, यह आपका क्या है, यह आपका D1 संधि डायोड है और इसको हमने T के सापेक्ष धन रखा है, तो इसका P क्षेत्र जो है धनात्मक और N क्षेत्र ऋणात्मक, ठीक है। तो यह कौन सा अभिनत हो गया? अग्र अभिनत। अर्थात यह जो डायोड D1 है, डायोड D1 अग्र अभिनत की कार्य करेगा और D2 डायोड यह माइनस रखा गया है, ठीक है, यह प्लस है, तो P क्षेत्र प्लस है और N क्षेत्र माइनस है। ध्यान दीजिए बच्चों, यह जो आपका B है, B को हमने T के सापेक्ष माइनस रखा है, ठीक है, तो यह P माइनस हो गया और यह N जो है क्या हो गया? प्लस हो गया। तो जो D2 डायोड है यह क्या हो जाएगा? यह आपका उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। D1 पहले आधे चक्र में जो D1 डायोड है वह अग्र अभिनत और D2 डायोड जो है उत्क्रम अभिनत की भांति कार्य करता है। और अग्र अभिनत में आपको पता है धारा का प्रवाह होता है और उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है बच्चों, यह तो रहा पहले आधे चक्र में। अब हम बात करते हैं दूसरे आधे चक्र में क्या होता है। बच्चों, दूसरे आधे चक्र में T के सापेक्ष A को ऋणात्मक तथा T के सापेक्ष B को धनात्मक रखते हैं, जिससे यह D1 डायोड उत्क्रम अभिनत हो जाता है तथा D2 डायोड अग्र अभिनत हो जाता है। क्योंकि इसको माइनस से हमने जोड़ा है तो P वाला माइनस हो गया, N जो है प्लस हो गया, तो यह कौन सा हो गया? उत्क्रम अभिनत। और इसको मैंने क्या जोड़ा है? यह प्लस है और ये क्या है? N माइनस है, तो यह आपका अग्र अभिनत की तरह कार्य करेगा। और बच्चों, हमने अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि अग्र अभिनत किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लें। जब अग्र अभिनत में जो P क्षेत्र होता है वह बैटरी के धन सिरे से और N क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो यह अग्र अभिनत होता है। उत्क्रम अभिनत क्या है बच्चों? जब बैटरी का जो P क्षेत्र है बैटरी के ऋण सिरे से और N क्षेत्र को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ते हैं, तो यह उत्क्रम अभिनत होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि आधे चक्र में निवेशी प्रत्यावर्तीय वोल्टेज के आधे चक्र में इस D1 डायोड में धारा का प्रवाह होता है और D2 में धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन दूसरे आधे चक्र में हम देखेंगे इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन इस D2 में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब चलिए यहाँ देखें। अब जो कि पहले आधे चक्र में D1 डायोड में धारा का प्रवाह हुआ, तो यह प्रवाह जो है, ध्यान देंगे, यह प्रवाह इस तरह से होता है और यह C से D की दिशा में होता है।
यह जो D1 जो अग्र अभिनत था पहले आधे चक्र में, और अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह होता है, और यह धारा का प्रवाह C से D की दिशा में होता है, और यही निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता प्रथम आधे चक्र में। दूसरे आधे चक्र में धारा का दिशा कैसे होता है? दूसरे आधे चक्र में देखेंगे, यह D1 उत्क्रम अभिनत की भांति कार्य करता है, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। D2 अग्र अभिनत की भांति कार्य करता है, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह होगा, और यह धारा की दिशा इस तरह से होते हुए यह भी C से D की दिशा में प्राप्त होता है। यह भी इसी निर्गत वोल्टेज पर इसका जो है वोल्टेज प्राप्त होता है, यह भी C से D की दिशा में होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ देखिए आपका यह ग्राफ बना हुआ है। यह आपका निवेशी वोल्टेज है, अर्थात हमने जो यहाँ पर इनपुट दिया, ठीक है, जो इनपुट इनको दिया, और यह क्या है? आउटपुट है निर्गत वोल्टेज। जो है यहाँ से जो वोल्टेज हमें प्राप्त हुआ वह है निर्गत वोल्टेज। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि जो है पहले आधे चक्र में इस D1 में जो है धारा का प्रवाह हो रहा है, D2 में नहीं हो रहा है। ठीक है, और दूसरे आधे चक्र में देखेंगे इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, लेकिन इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो दोनों चक्र में धारा का प्रवाह हो रहा है, और ये धारा का प्रवाह एक दिशा में होता है बच्चों। इसलिए देखिए इसका ग्राफ है, यह आधे चक्र में यह धारा का प्रवाह हुआ, फिर आधे चक्र में यह धारा का प्रवाह हुआ, यहाँ इसका एक चक्र पूरा होगा। ठीक उसी तरह से आधे चक्र में यह धारा यह D1 की वजह से जो है होगा, और यह आधा चक्र में जो धारा होगा यह D2 की वजह से प्रभावित होगा। इस तरह से इनका चक्र चलता जाता है। तो यह है बच्चों पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।